नमस्कार डीजीपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर गैंग पर दूसरी चार्जशीट भी दायर हो गई है। एनआईए ने दूसरी चार्जशीट भी कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें कि बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं छांगुर को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी। पिछले वर्ष 5 जुलाई को छांगुर छदम बाबा गिरफ्तार हुआ था, अय्याशी करते हुए लखनऊ के एक होटल से नीतू उर्फ नसरीन के साथ। कहता था कि ये मेरी पुत्री की तरीके से है। खैर, तुम जिस जैसे तुम्हारे कर्म है, मैं उस पर प्रकाश अब क्या डालूं। लेकिन सब समझ रहे हैं कि एक साथ एक कमरे में रहना, जबकि तुम्हारी माली हालात ये है कि 300 करोड़ तुम्हारे पास है, 40 बैंक अकाउंट है, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा लेना एक तो शराफत का तकाजा था अगर तुम्हारी नीयत साफ थी। लेकिन जब नीयत में खोट थी, तुम लोग एक कमरे में 1 महीने से रहे। खैर, हम बात करते हैं दूसरी चार्जशीट की। पहली चार्जशीट 2 अभियुक्त बनाए गए और इस चार्जशीट में भी कई लोगों के बयान लिए गए हैं। छांगुर और जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उनकी बात हम करेंगे। नवीन रोड़ा और जो हो गए अब जलालुद्दीन और उनकी पत्नी नसरीन, जो पहले पुराना नाम था नीतू रोड़ा, उनके इतिहास के बारे में बात करें। लेकिन हमें जो लगता है कि चार्जशीट गांठ करके सिलेक्टिव तरीके से जो प्रमुख एक्यूज्ड है उनको बनाया है, और इसमें जिन लोगों को गवाह बनाया है वो भी अच्छी तरीके से, कि जो उनके अभियुक्त गण थे, जो इनके पीड़ित थे। इसमें इन्होंने सेकंड चार्जशीट में 33 गवाह बनाए हैं, जिसमें 18 पुलिस अधिकारी हैं। तो ये केस बड़ा मजबूत है। जिन केसेस में पुलिस अधिकारी गवाह होते हैं, वो अपने बयान से मुकरते नहीं हैं, शपथ पत्र के आधार पर बयान देते हैं, और जब बयान देना होता है तो आकर के देते हैं। हालांकि इसकी संभावना हमेशा रहेगी कि इनको भी रिश्वत दे करके, इनका मन फेर करके इनको भी वर्गला सकते हैं। लेकिन मेरा परामर्श एटीएस को 2-3 चीजों के बारे में होगा। जितने भी गवाह हैं, वो सबके शपथ पत्र ले लें या कोर्ट में उनका बयान करा लें मजिस्ट्रेट के सामने। सबसे पहले जो 33 विटनेसेस है, उसमें जो कन्वर्टेड 3 औरतें हैं, वो गवाह हैं। उसके बाद है औरैया का, की जो रेप सर्वाइवर है, नाम उसका दिया नहीं जा सकता है, संचित कुमार, राम नरेश मौर्य, नरेंद्र कुमार, जग प्रसाद, मनोज कुमार, सागर, नंदराम। और इन्होंने जो आरोप लगाया है नीतू और नवीन रोड़ा, ये तो खैर गिरफ्तार हुए थे, और 28 जुलाई को फिर ईडी ने भी इनको गिरफ्तार किया था। तो पहली गिरफ्तारी तो वो थी, फिर ईडी ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इन पे कार्रवाई चल रही है, और उस पे क्या कार्रवाई हुई और क्या शेष है, उसके बारे में हम बात करें। ये चीज स्पष्ट हो गई कि गजवाए हिंद के मंसूबे के चलते भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सिलसिले में इन्होंने बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की। बलरामपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर इन्होंने नाजायज स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की। ये तो संतोष का विषय है कि जब पकड़े गए तो उसको ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर चल गया। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप देखें कि नवीन रोड़ा और नीतू, इनके बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके, कैसे 2020 में छांगुर मुंबई गया था कोरोना के दौरान, और वहां पर ये भीख मांगता था या ताबीज लेके खड़ा रहता था, और किस तरीके से वहां से सीधे नवीन और नीतू के को अपने मोहपाश में डाल करके ये बलरामपुर आया, और उनके माध्यम से इसने एक कन्वर्शन का रैकेट शुरू किया। और देश को ये जानने की जरूरत है कि लगभग इसके 400 जबरन धर्म परिवर्तन के केस प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें 1500 महिलाएं हैं। मैं फिर से कहूंगा, एक या दो नहीं, 4000, जिसमें 1500 महिलाएं हैं। और महिलाओं किनको? जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, अनाथ हो, विधवा हो, संतान न हो रही हो। बाकायदा रेट लिस्ट भी रहता था, कन्वर्शन का रेट लिस्ट भी था, जिसकी चर्चा हम लोग एक पहले की कड़ी में कर चुके हैं। तो 4000 कन्वर्शन अगर ये कर चुके, जो कि अब तक की विवेचना में प्रकाश में आए हैं, जिसमें 1500 तो महिलाएं हैं, और केवल यूपी में ही नहीं है, इनका जो जाल है वो पूरे भारत में है। और बताया जाता है कि लगभग 10 राज्यों में छांगुर का ये इस तरीके का आपराधिक जाल था, और ये मिडिल ईस्ट के देशों में कई बार भ्रमण कर चुका है। इनकी शौकीनी अगर आप देखें कि ये तमाम जगहों पे
ये जा चुका है। और राजेश कुमार उपाध्याय, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, नाम याद आ रहा है अंजू जी? राजेश कुमार जी उपाध्याय, ये बलरामपुर के जज के कोर्ट क्लर्क हैं, जो लोगों को फंसाते थे। राजेश की पत्नी इनकी संपत्ति की पार्टनर थी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक राजेश की पत्नी को मुलजिम क्यों नहीं बनाया है। अब मेरे 2-3 परामर्श भी होंगे एटीएस को, वो हम बाद में बताएंगे। फॉरेन फंडिंग प्रमाणित, 300 करोड़ और 40 बैंक अकाउंट, ये प्रमाणित। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाना आना, ये प्रमाणित। इतने इनक्रिमिनेटिंग बात पे, और राजेश कुमार जी जो है वो तो खैर अभी सस्पेंड हुए हैं। मेरा एटीएस को ये परामर्श होगा कि इनकी जो अट्टालिका, जो बहुत बड़ा इनका भवन बना था, उस भवन के बारे में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। उसके ऊपर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन आप जान करके बहुत अचंभा लगेगा और शॉक भी लगेगा। मुझे तो लगा कि हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी से पूरी तरीके से आच्छादित, कंसर्टीना वायर से पूरी सुरक्षा, विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े, बढ़िया फर्नीचर, सब फॉरेन, पर्दे फॉरेन के। आप समझ रही हैं कि क्या विलासिता की सामग्री इनके घर में मिली थी अंजू जी। और मैं माफी के साथ कहूंगा कि अपने मांसपेशियों के सुधार के लिए स्पेनिश तेल, ये स्पेनिश तेल मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, और एक अलग से स्टोर में ये स्पेनिश तेल इसने स्टोर करके रखा था। पता नहीं कितना स्पेनिश तेल से ये नहाता, ये क्या करता है। और शक्तिवर्धक गोलियों की स्ट्रिप्स मिली, 70 साल की उम्र। और क्या ये शक्तिवर्धक गोलियों का कर सकते थे, इसके आगे मैं नहीं कहूंगा। बाकी आपके सब जो दर्शक है वो समझ गए होंगे कि इस छांगुर की क्या काली करतूतें थी, जो कि शक्तिवर्धक गोलियों का ये सेवन कर रहा था। अब कन्वर्शन की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन मेरा एटीएस को कुछ परामर्श होगा अंजू जी। परामर्श ये होगा कि ये जो काली करतूतें, इनका भवन ये अकस्मात तो बना नहीं, एक दिन में तो बना नहीं। सादुल्ला नगर थाने के बारे में आपने सुना कि वहां थाने की जमीन के ऊपर मजार बना। मजार बना करके सब तत्कालीन विधायक के भाई को उसका मुतवल्ली बनाया गया। तो यहां तक जब पापाचार हुआ, तो एटीएस को मेरा परामर्श होगा कि आप अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक और दीजिएगा, जिसमें थाना अध्यक्ष सादुल्ला नगर, जिन्होंने थाने की जमीन दी, वहां के जो रेवेन्यू के स्टाफ हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे तहसीलदार हो, उनके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां के जो भी थानाध्यक्ष, जहां पर इसकी कोठी बनी थी, और जो भी थानाध्यक्ष के ऊपर क्षेत्राधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, और जो भी एसडीएम हो, और हमारा इंटेलिजेंस का स्टाफ, ये चीजें अंजू जी वैक्यूम में नहीं होती है। और ये पूरी चीजें ये होती है, कहा यह जाता है कि पुलिस अधिकारी हो, इंटेलिजेंस का अधिकारी हो, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से बाहर आदमी जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट के दौरे कर रहा था, इतना बड़ा महल, ताजमहल बना के खड़ा कर दिया इसने नाजायज, क्या वहां के स्थानीय इंटेलिजेंस वाले को, स्पेशल ब्रांच वालों को, थाना अध्यक्ष को नहीं मालूम पड़ रहा था? सबको सब कुछ मालूम था। लेकिन जैसा था कि 400 करोड़ की बात उठी थी, और 300 करोड़ इनके पास अंजू जी आए थे। तो अगर 300 करोड़ में से इसने 2-4 करोड़ खर्च कर दिया होगा, तो ये लोग सबके मुंह में दही जम गया होगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थाना अध्यक्ष सादुल्ला नगर के भ्रष्टाचार का ये इंतहा थी कि 11 करोड़ की जमीन इकौना स्टेडियम के बगल में उसने खरीदी है। और आपके इस प्रोग्राम को मैं टैग करूंगा योगी जी महाराज को, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण जी को, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी को, एसपी बलरामपुर और डीएम बलरामपुर को। इन चीजों के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे, कि पूरी श्रृंखला में जब से छांगुर 2020 से लेकर के, हम तो ये भी कहेंगे 2020 से लेके आज तक, जिन जिन ने अनदेखा किया, कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, उनके डिपार्टमेंटल एक्शन तो कीजिएगा बाद में, पहले क्रिमिनल केस में इसी चार्जशीट के में उनको शामिल कीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी इतनी उदारता अगर दिखाएंगे, जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कि अब तक तो आपने केवल बलरामपुर जज के जो बाबू हैं, हम्म, उन्हीं के ऊपर आपने कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई तो बहुतों के ऊपर, राजेश कुमार उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई की, बीबी के ऊपर कार्रवाई आपने जेल क्यों नहीं भेजा अब तक? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नागरिक होने के नाते, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, दोनों को जेल जाना चाहिए था, दोनों की जी, संपत्ति अटैच होनी चाहिए थी। और जो भी 5 साल में अब तक थाना अध्यक्ष है, 2020 से 5 तक, थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेकिन
त्वरित जांच करके 30 दिन के अंदर या तो कहिए बेदाग हैं या दागदार हैं। बेदाग है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जिसकी भी नाक के नीचे इतना बड़ा साम्राज्य तैयार हुआ, वो बेदाग कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं समझ पाया हूं। आप क्या समझती है, कोई बेदाग हो सकता है? इतना बड़ा साम्राज्य कोई खड़ा कर ले? सर आप ये सोचिए ना कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खुफिया तंत्र को तो पता होगा ना कि यह आदमी जो फला आदमी बार बार विदेश क्यों जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, अचानक से बलरामपुर में उसका इतना बड़ा महल कैसे खड़े हो सकता है। सर ये सारी बातें तो खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों को पता ही रहती होंगी। और अभी 18 पुलिस कर्मियों को गवाह बनाया गया है इन 33 गवाहों में सर। लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी जो इस सांठगांठ में शामिल थे, जिनके नामों का जिक्र भी आपने किया, सर उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? क्या उनके नाम भी इस चार्जशीट में है या नहीं? सवाल तो ये भी है। अब तक की बातें जो, क्योंकि हमारे आपके पास जो सूचना है समाचार पत्र से, प्रतिष्ठित समाचार एजेंसीज का है, उसमें कहीं भी इन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का नाम नहीं है। और अगर नाम नहीं है तो मैं उस ईमानदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर का नाम फिर कहूंगा कि उन्होंने जो 150 पन्ने की रिपोर्ट दी, या तो कहिए कि आपने एक फर्जी रिपोर्ट दी जिसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो या फिर कहिए कि अगर रिपोर्ट सही है तो आप उनके रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई भी ना करें, रिपोर्ट के बारे में कुछ चर्चा भी ना करें, तो ये चीज ठीक नहीं है। इसके बारे में एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, या तो रिपोर्ट गलत है और रिपोर्ट सही है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसकी आम ख्याति बहुत ही अच्छी है, ईमानदारी की भी है, टॉपर भी है आईआईटी आईएम का, और बलरामपुर में उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं फिर नाम लेके कहूंगा, लोग कहते हैं नाम लेकर के आप किसी को मतलब आप मनोबल अनावश्यक बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं। अरविंद सिंह आईएएस, अरविंद सिंह आईएएस है, इन्होंने रिपोर्ट दी है, इनकी आम ख्याति बहुत अच्छी है, तो इनकी रिपोर्ट या तो बेकार मान लीजिए या फिर इनकी रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर गलत रिपोर्ट दी है तो दंडात्मक कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन आपने न दंडात्मक कार्रवाई अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं, न इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में अरविंद सिंह ने पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से डेट और टाइम और कानूनी पहलुओं को लेते हुए, और एक थानाध्यक्ष जो भ्रष्ट था वो गया हाईकोर्ट, उसके ऊपर किस तरीके से पैरवी करके कि दंडात्मक कार्रवाई करवाई अरविंद सिंह ने। मैं तो समझता हूं जितने फैक्ट्स हमारे पास है, मैं तो अरविंद सिंह को बधाई दूंगा कि उसने इतना बड़ा काम किया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी अच्छा काम किया, हालांकि उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, ये तो संतोष का विषय है कि वो पुलिस अधीक्षक बड़ा कर्मठ है, लेकिन जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है उसको बदनाम करने के कुत्सित प्रयास। लेकिन उस अधिक पुलिस अधीक्षक के पहले कौन था और उसके बाद कौन गया, और अब तक की कार्रवाई में इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? आपका काम होता है थाना अध्यक्ष का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हिस्ट्री शीटर्स का रस सत्यापन और मुआयना होना चाहिए। ये तो बड़ी मौलिक बातें हैं। ये तो वैसे ही बात जी जो कि मेरे 2 कान हैं या 4 कान हैं, 2 आंखें हैं, 4 आंखें हैं, ये उतनी मौलिक बातें हैं। किसी की इतनी ज्यादा आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मकान बन रहे हैं, घोड़े और कुत्ते आ रहे हैं, आपकी एलआईयू थाने को मालूम नहीं है? सबको सब कुछ मालूम है। मैं फिर कह रहा हूं, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन सब मालूम होने के बाद छांगुर ने सबके मुंह में नोट ठूस दिया, सबका मुंह कर दिया बंद। इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं। मैं कड़वी बातें जरा कम करता हूं, विशेषकर उस विभाग के लिए जिसमें मैंने सेवा दी है 36 साल तक। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जिन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा, जिन्होंने कुछ जरूरी नहीं समझा कि कार्रवाई करे इस राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी बातों को लेकर के, ऐसी बातें तो सुन लीजिए छांगुर की। देवी देवताओं की निंदा तुम करो, उनका उपहास तुम बनाओ, उनसे कहो कि तुम्हारे देवी देवताओं ने तुम्हें क्या दे दिया, हमारे साथ आओ, उसमें देखो तुम्हें कितनी सुरक्षा मिल जाएगी। अपने आप को महिमा मंडित करना, अपने आप को श्रेष्ठतम बताना, और हमारे और सनातन को निकृष्ट बताना, ऐसे आदमी के साथ उदारता, ये तो अगर मैं कहूं कि गोमांस खा रहे हो तुम, उससे भी बड़ा पाप अगर कोई हो सकता है, उससे भी बड़ा पाप तुमने किया है। मैं वो कहूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही कटु और प्रिय है, लेकिन वास्तविकता यही है जिसने इस तरीके की रिश्वत ली है, चाहे राजस्व अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो। हमारे एक डीजी थे श्री बीपी सिंघल साहब स्वर्गीय, उन्होंने एक बार कहा था कि जो इस तरीके की रिश्वत लेता है वो दरअसल रिश्वत नहीं ले रहा है, वो अपनी मां बहन का खून पी रहा है, उनका सौदा कर रहा है। मैं बातें बड़ी कड़वी कर रहा हूं, लेकिन अंजू जी अब इसके अलावा इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी कृत्य क्या हो सकता है कि ऐसे राक्षस के बारे में
आपने जरूरी नहीं समझा कि कार्रवाई इनिशिएट करें या कार्रवाई करें, और इसके खिलाफ नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है। और मैं जानना चाहूंगा कि इकोना स्टेडियम के बगल में जो 11 करोड़ का सौदा जमीन का हुआ है, कोई बहुत ज्यादा सौदे नहीं होंगे, उसके बारे में भ्रष्टाचार निवारण संगठन और सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस और एंटी करप्शन, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रकरण में कार्रवाई करेगा, और जो भी दोषी हैं अंजू जी, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होगी, बर्खास्त भी होंगे। जी। अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान के अंतर्गत उनको बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट एटीएस ने लगा दी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जरूर आएगी, विभागीय कार्रवाई जरूर होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारे साथ भारत माता के साथ, हमारी जनता के साथ ये विश्वासघात होगा, अगर सबको एक एक ऐसी नसीहत न मिले जो कि एक नजीर बने और लोग सदियों तक गाएं कि ये भी कुछ सजा मिली थी। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूं कि देश और समाज के साथ विश्वासघात होगा वो। सर, मेरठ का भी तो एक मामला था ना, जहाँ पर एक लड़की एसएचओ के पास गई थी शिकायत लेकर, और बाद में वो एसएचओ जी। छांगुर का ही साथी निकला था, और उस लड़की के लापता होने के बाद उसको लेकर एक मनगढ़ंत कहानी घड़ दी गई, और उसके परिवार वालों की तरफ से जो एफआईआर दायर करने की कोशिश की गई वो नहीं हो पाई थी। तो उस एसएचओ को क्या हुआ सर? क्या उसको लेकर आपको लगता है कि अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी, शायद उसमें उन पुलिसकर्मियों का नाम हो जो इसके साथ मिली भगत में शामिल रहे? ये देखिए, ये एक रिसर्च की तरीके से होता है, जितनी बातें अगर हम आप थोड़ी सी जानकारी लेकर के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये तो फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन है, टीम है, इसमें इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं, इसमें तमाम और सोर्सेज हैं जिनके इनपुट्स आते हैं। आपने मेरठ की जो बात की वो कदाचित छांगुर का ही कोई चेला चपाटा था, और लड़की जब गई थी धर्मांतरण को लेकर के उसकी एफआईआर नहीं की गई, उसको और उसके परिवार को अपमानित करके भगा दिया गया, और उसका भी नाम चार्जशीट में भागी। लेकिन ये मुझे पता लगा था कि निलंबन हो गया था, लेकिन निलंबन कोई दंडात्मक कार्रवाई थोड़ी ही है। उनका होना चाहिए था, सेवा मुक्त होना चाहिए था, डिसमिसल होना चाहिए था, और डिसमिसल के साथ साथ उनके पेंशनरी ड्यूज रोक लेने चाहिए थे, और क्रिमिनल केस होना चाहिए था। मुकदमा न लिखना, भगा देना, और ऐसे अवांछनीय तत्वों के साथ, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ रहना, अंजू जी, अपने में ही अपराध है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई पहले हो, सब्सटैंटिव ऑफेंसेस सेक्शंस में कार्रवाई होती रहेगी। सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने और आपने केरल पुलिस को लेकर पीएफआई के साथ सांठगांठ को लेकर एक कार्यक्रम किया था। आप देखिए वहां पर भी किस तरह से पीएफआई की के पेरोल पे एक तरह से कह सकते हैं कि 873 पुलिसकर्मी थे, और यहाँ पर भी खेल कुछ कुछ वैसा दिख रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकार आपकी तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। आपको लगता है कि सिस्टम में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो छांगुर की पुरानी करतूतों से वाकिफ है, उसको बचाते चले आए थे, आज भी वो लोग उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? वहां पर तो भला हो डीजीपी जेकब पुन्नूस का, जिन्होंने कह दिया कि हाँ, एसआईटी ने भी पैसा लिया, और ये 873 ऐसे हैं जो कि पीएफआई से पैसा लेते थे। लेकिन मुन्नार थाने के जो 3 ऑफिसर्स थे जिनके बारे में आरोप था, केवल उनका तबादला किया गया, कोई सजा नहीं दी गई। वहां पे भी एक अर्ध सत्य था कि रिश्वत जब प्रमाणित है, जब पुलिस महानिदेशक ही, डीजीपी ही कह रहा है, तो ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है, नहीं सस्पेंशन कोई पनिशमेंट, उनको भी सेवा मुक्त होना चाहिए था, और इन 873 को भी सेवा मुक्त होना चाहिए था। और आपने जो कहा कि वो मॉडल जो पीएफआई का मॉडल है, वही पीएफआई मॉडल, गजवाए हिंद मॉडल, वही टूल किट जो आपका केरला में चल रहा था, वही कश्मीर में भी चल रहा था, और वही यहाँ पे भी बलरामपुर में भी चल रहा है। तो बलरामपुर में अगर आपके इतने पुलिसकर्मी, कुछ थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, कुछ राजपत्रित अधिकारी अगर उसके पेरोल में है, तो इसमें कोई बहुत अप्रत्याशित या कोई अभूतपूर्व बात नहीं है, क्योंकि केरला मॉडल, कश्मीर मॉडल और बलरामपुर मॉडल में एक काफी समानताएं हैं। तो इसके ऊपर सरकार को इंटेलिजेंस को गहराई से जांच करनी चाहिए, एसेट्स की जांच होनी चाहिए, इनकी चल अचल संपत्तियों की एक विवेचना जो कि एंटी करप्शन विभाग और सतर्कता विभाग को करनी चाहिए, और जो संदिग्ध के साथ साथ दोषी पाए जाते हैं अंजू जी, उनके ऊपर एक ऐतिहासिक कार्रवाई होनी ही चाहिए, वरना हम फिर चूक जाएंगे, और दोबारा एक छांगुर को तो हम भली भांति मार नहीं पाए, 4 छांगुर प्रकट होने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। लेकिन केरला में और उत्तर प्रदेश में बड़ा अंतर है। मुझे पूरी आशा है कि योगी सरकार और यूपी पुलिस, राजीव कृष्ण डीजीपी, अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह और एसीएस होम, इसके बारे में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक कार्रवाई करेंगे। सामान्य कार्रवाई नहीं, ऐतिहासिक कार्रवाई।
सर आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही एक ऐसा नोटिफिकेशन निकला था जिसमें कहा गया था कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या दूसरे हो, सबको हर साल बताना पड़ेगा उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई, कितना कितने घर उनके नाम पर, कितनी गाड़ियां उनके नाम पे, और आय का स्रोत क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो पुलिस के अधिकारी भी देते ही होंगे सरकार को हर साल। अंजू जी, ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में एक नियम है। हर साल आपको 31 मार्च के पहले आपको अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, किसको कहते हैं, वार्षिक संपत्ति ब्यौरा, और उसमें चल अचल संपत्ति और जो भी आइटम, हमारे टाइम में था कि 20,000 से ऊपर की कोई चीज, जैसे फ्रिज आपने लिया या कोई घड़ी आपने ली 20,000 से ऊपर, तो उसकी सूची बना करके आपको गवर्नमेंट को देनी होती थी। और 20,000 से ऊपर की कोई चीज अगर आप खरीदती थी, और विशेषकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि जिससे आपका कोई कार्य हो या जिससे आपका कोई राजकीय कार्य में कोई किसी तरह का समन्वय है, उससे आप न कोई चीज खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ा आपकी सेकंड हैंड कार जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है और जिससे कार्य है, क्योंकि साहब आपकी गाड़ी तो इतनी पवित्र है, इतनी लकी है, हम आप ये गाड़ी हम 20 लाख में ले लेंगे। अब वो 20 लाख नहीं, जिसकी वैल्यू 2 लाख है, 18 लाख वो बताओ रिश्वत दे रहा है और दिखा करके। तो एक तो ये था कि जिससे आपका संबंध हो कोई, आप उससे कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज की जो नेचुरल वैल्यू है 20,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर आप सीधे शोरूम से ले रहे हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ता है और स्रोत पैसे का बताना पड़ता है, स्रोत पैसे का। लेकिन उसका नियंत्रण इतना कड़ा होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जिसके ऊपर एक छिद्र, आजकल का क्या है, सब कुछ होने के बात तो नियंत्रण आपके सामने बड़ा शिथिल है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। मेरे टाइम में इतना जबरदस्त नियंत्रण होता था। हमारे डीजीपी थे लेट मिस्टर श्री राम अरुण जी, डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। उनके सुपुत्र श्री असीम अरुण, वो भी आईपीएस थे और अभी पुलिस कमिश्नर कानपुर थे। वहां से वीआरएस लेकर के इलेक्शन लड़े, जीत गए, अब मिनिस्टर है यूपी कैबिनेट में। अब उनका बेटा असीम अरुण मेरा एएसपी था, मैं डीआईजी मेरठ था। कि अरुण साहब ने कहा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ पुलिसिंग के तुम अच्छे उसको तौर तरीके सिखा दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास पोस्ट कर रहा हूं। तो डीजी साहब मुआयना करने आए जिला मेरठ का। तो जैसे डीजी का मुआयना, एक परेड और एक सेरेमनी होती थी। तो मैंने पूछा कि सर असीम यही पोस्टेड है क्या? शाम को मुआयना जब हो गया, क्या 2 मिनट के लिए उसके कमरे में चल के देखेंगे कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं है? उन्होंने कहा हाँ आपको तो अच्छा लगेगा, चलो चलते हैं। नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने ये कहा जैसे होता है एक पिता का, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं चल सकता हूं। आप समझ सकती हैं कि उन्होंने, अब किस पिता का मन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बड़े उत्सुकता के साथ नहीं कहा। हमने कहा चलिए सर चलते हैं। असीम से मैंने कहा कि आप बेटा अपने कमरे में पहुंचे, पुलिस लाइन के एक छोटे से क्वार्टर में वो रहता था। तो हम लोग गए वहां पे, और जैसे ही हम लोग एंटर हुए, डीजी साहब का मैंने देखा कि मूड ऑफ हो गया और पारा 7वें आसमान पे। अंदर गए, उनका असीम जरा पानी ले आओ। तो डीजी साहब ने मुझको देख के कहा कि मिस्टर विक्रम सिंह, आपका कोई कंट्रोल अपने एएसपी के ऊपर नहीं है। मैं देख रहा हूं कि बाहर उसने एक गाड़ी खरीद रखी है, उसकी घड़ी आपने देखा है, कम से कम 1,000 की घड़ी है। पर्दे आप देख रहे हैं कितने महंगे पर्दे लगा, ये अपने इकलौते बेटे के लिए डीजीपी कह रहा हूं कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने देखा पर्सनल प्राइवेट गाड़ी खड़ी है, आपको मालूम था, कोई परमिशन लिया आपने? घड़ी उसके पास इतनी महंगी है, आपसे पूछा उसने कि घड़ी कहां से लाएगा? पर्दे खरीदे हैं। तो असीम बातें सुन रहा था, क्योंकि छोटा से कमरा था, बगल में किचनेट था, पानी लेकर के आ लीजिए। उसने यही कहा कि सर मुझे केवल यही कहना है कि गाड़ी की परमिशन मैंने भेज दिया था और आपने अप्रूवल भी दे दिया था, और मैंने बैंक से लोन लिया था। पर्दे के बारे में भी मैंने आपको इंटीमेट किया था कि मैंने इसकी सूचना दी थी। मैंने अपनी पर्सनल सेविंग से इतना मेरे पास पैसा था कि बैंक से मैंने चेक से पेमेंट किया था। और रही घड़ी की बात, ये टाइटन की घड़ी है, कोई रोलेक्स घड़ी नहीं है, ये 1,000 की है। लेकिन वो जमाना देखिए कि एक डीजीपी अपने इकलौते बेटे के लिए भी माफी का खाना नहीं रखता था, और अपने डीआईजी को डांटता था कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने जरूरी नहीं समझा कि ये कार कहां से आई, ये घड़ी कहां से आई है, पर्दे कहां से आए। वो उम्मीद करते थे कि एक आदमी अफसर इतनी नजर रखे कि कोई फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए। आज का क्या है? आज मालूम पड़े कि लोग कहते हैं कि साहब फॉर्च्यूनर पे और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर और एंडेवर के ऊपर हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स चल रहे हैं,
सब कहते हैं सबको जमीन के मुआवजे मिले। अरे भाई, जमीन का मुआवजा मिला बड़ी अच्छी बात है, आप घर के संपन्न है और भी अच्छी बात है, आप जरूर शौक। लेकिन क्या मालूम पड़ रहा है कि 50% लोग मुआवजा लेके आए हैं, 50% जो है घर के वो इतने संपन्न हैं। ये अविश्वसनीय है। एक दो के पास तो हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी 40 लाख 50 लाख की गाड़ियों चल रहे हैं, ये स्वस्थ संकेत नहीं है। और हमारे अंदर इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि मैं आपको मिला दूंगा मिट्टी में और आपका कैरियर हो जाएगा खत्म। लेकिन हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि हम उनकी बराबरी के हिस्सेदार हैं, उनकी लूट खसोट में। हम लूट खसोट में और दुराचार में उनके बराबर के हिस्सेदार हैं। इसीलिए हमारे अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि हम अंजू जिनको टोक सके। परिणाम छांगुर बाबा, परिणाम इस तरीके के अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कदाचार। क्योंकि हमारे अंदर पुलिस लीडरशिप, लोग कहते नहीं है कि देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। जब जनरल एक बार कड़क हो जाता है, जैसे श्री राम वर्मा साहब थे कि अपने बेटे के लिए माफी खाना नहीं था, हम लोग उसी परवरिश और तरबियत के हैं। किसी के लिए माफी का खाना नहीं होता था, तबाह कर देते थे। आज किसी की हिम्मत है? लेकिन सर, इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जब जेल के अंदर था तो तालाब बना दिया गया था कि मछलियां ताजी खाएगा, और बैडमिंटन कोर्ट बन गया था। एसपी और डीएम जाके बैडमिंटन खेलते थे। वो भी एक वक्त की सरकार थी। तो जब तक कि संरक्षण ना हो शासन प्रशासन का सर, तब तक ना माफिया पनप सकता है, ना धर्मांतरण रैकेट जैसे छांगुर लोग। ये भी समझना जरूरी है। और शायद आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट आए और उस चार्जशीट से खुलासा हो कि अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरने वाली जिन्होंने छांगुर का साथ दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक उन पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं इस चार्जशीट को अधूरी मानता हूं। कि पूर्ण तब होगी जब इन पर भी प्रभावी कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। योगी राज में हम कम से कम ये उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शासन, लॉ एंड ऑर्डर को कस के रखा है, उसमें तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उन अधिकारियों पर आज नहीं तो कल गाज जरूर गिरेगी जो छांगुर का साथ देते आए हैं, फिर भले ही कुछ राजनेता ही क्यों ना हो। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।